बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फरहाना कोसर। नून लीग ने एक दफ़ा फिर अपनी तमाम उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता कर ली हैं। कहा यह जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे। देखना यह है कि क्या नून लीग के ये सदर और चेयरमैन नवाज शरीफ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेते हैं या फिर पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसे ही रहती है। तोशाखाना रेफरेंस की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि तोशाखाना रेफरेंस की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। इस पे भी बात करेंगे कि क्या तोशाखाना रेफरेंस काफ़ी है इमरान खान को नाअहल करने के लिए। और इसके साथ पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। क्या इमरान खान 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर परवेज़ इलाही ने जो बयान दिया है कि मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती वो कामयाब होगा। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं हमारे पैनलिस्ट का। मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं अहमद लतीफ़, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पे भी और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से। अगर नॉलेज की बात की जाए तो शायद इनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस भी है और इतनी गहरी नज़र रखते हैं हर मामले पर। अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं महर निगार, रहनुमा तहरीक इंसाफ महर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और इनके साथ मौजूद हैं असद महमूद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम। असद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अहमद साहब, आपसे शुरू करूँगी। नून लीग की तवक्कुआत की बात की जाए तो नून लीग ने अपनी तमाम उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता कर ली हैं और उनका कहना है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे। वो शायद कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे कि एकदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरहाना। मैं थोड़ा सा ना और तरह से देखता हूँ इस सारे मसले को। हमारे यहाँ 4-5 बड़ी सियासी पार्टियां हैं और सारी की सारी जो हैं वो एक ही नर्सरी से बन के आई हैं। सबसे पहले जो हमें कदीम पार्टी एक नज़र आती है, वैसे तो मुस्लिम लीग ने बड़े बच्चे अंडे बच्चे दिए, वो हम उस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बाद एक बड़ी पार्टी जो है जिसे हम अवामी पार्टी भी कहते हैं, दरअसल वो अवामी पार्टी नहीं थी, वो भी जनाब अयूब को डैडी कहने वाले एक शख्स ने बनाई थी। उसके बाद वो वहाँ से आशीर्वाद ले के वो आए और बाकायदा एक उनका ख़त भी मौजूद है, उनकी बातें भी मौजूद हैं, उनकी सारी हिस्ट्री हमारे सामने है, हमारे सामने वो पार्टी बनी और हमने सब देखा। फिर उसके बाद नून लीग बनी। जनाब हमीद गुल जो है वो क्रेडिट लेते हैं, वो सारे जो सितारे इकट्ठे किए उन्होंने उसका क्रेडिट भी लेते हैं और वो भी क्लियर हो गया। फिर ये सारे लोग ज़ाहिर है सीएए के कहने पर ये इनको बाहर ले गए और अपने बावर्चियों समेत बाहर चले गए वो, और फिर जो बेयारो मददगार सबको छोड़ा। फिर उस पार्टी को ज़ाहिर है सरपरस्ती तो पिंडी की थी और उस पार्टी को जनाबे जो खानवादा है ज़हूर इलाही का, उस खानवादे ने बचाया और वो सिलसिला आगे चलता रहा। ठीक है। और फिर उसके बाद की जो पार्टियां हैं वो भी आपके सामने है और एक और पार्टी है जो यहाँ वहाँ बैठे हुए अपने सारे लोगों को जिसे कहते हैं ना भेड़ बकरियां हैं शशकार के, उन्हें कहा कि यहाँ आपने अब इस पार्टी में बैठना है। ये सारी सूरत हाल है। अब ये जो मिस्टर नवाज शरीफ हैं, इनके पास है क्या, ये इस पे बात करने की जरूरत है। एक तो ये आलमी प्लेयर हैं, वो तो तय हो गया, और वो सारी कहानियां जो हैं वो करगिल है उसके बाद की हैं, वो जो बम फोड़ना है वो फोड़ा नहीं फोड़ा, किसके कहने पर फोड़ा, वो एक लंबी दास्तान है। ये बम इस जनूबी एशिया में 2 बम जो रखे गए ये कहाँ से इंस्टॉल हुए, किसने रखे, वो कर्नल साहब बताएंगे। बड़ा मैं समझता हूँ उनके पास सारा नॉलेज मौजूद है। लेकिन ये जो तोता भेजा है जनाबे नवाज शरीफ ने, पहले तोता इसहाक डालर नहीं सॉरी इसहाक डार, वो जो तोता भेजा है और वो फाल निकालेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 3 बूढ़े इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में मौजूद हैं जी। उन 3 बूढ़ों को दोबारा से जैसे कहते हैं ना टीके वीके लगा के वो विटामिन वगैरह के, और 2 तो बाकायदा कहते हैं बिस्तरे मर्ग पे हैं, एक तोता जो है वो ठीक रहेगा, बाल बाल लगवा के आ जाएगा। तो ये 3 जो तोते हैं और ये जो चौथा बंदा जो है पैदा किया गया था वो इसलिए कि 2 माफिया बन गए थे। ठीक है। 2 सियासी पार्टियां माफिया बन चुकी थी और ऐंठने में और लूट मार करने में, एक ने एक हिस्सा संभाल लिया, दूसरे ने दूसरा हिस्सा। दिहाड़ियां लगाई जाती, रोज की दिहाड़ियां अरबों रुपए की,
दिहाड़ियाँ लगाई जाती थी, कोई पंजाब से दिहाड़ी लगा रहा था, कोई सिंध में दिहाड़ी लगा रहा था। तो इनको काउंटर करने के लिए जाहिर है सलामती पर मामूर कुव्वतें जो हैं वो सबको वाच कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं कौन मुल्क लूट रहा है, क्या कर रहा है। एक हद तक तो लूट मार बर्दाश्त की जा सकती है, ठीक है, लेकिन जब आप जैसे कहते हैं ना ऊंजा फेरने लग जाएं तो फिर मसला बनता है। फिर दरमियान में बस अहमद साहब जल्दी जल्दी वाइंड अप करें, फिर हम बाकियों की तरफ दरमियान में वैक्यूम करने के लिए एक पार्टी इंस्टॉल की गई, तहरीके इंसाफ। ठीक है, तहरीके इंसाफ को इंस्टॉल किया गया। मेहर निगार आपकी तरफ आऊँगी। तहरीके इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है बड़ा गोद में बैठ के खेला है इन्होंने, जितने साल इन्होंने हुकूमत की, और अभी जब उनको गोद से निकाल दिया गया तो उन्होंने फैसला ये कर लिया कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। 20 दिसंबर की डेट दे दी गई। क्या आप लोग कामयाब हो जाएंगे असम्बलियाँ तहलील करने में? आपकी अपनी ही पार्टी के परवेज़ इलाही ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, मार्च तक जाएगी ये बात। बहुत शुक्रिया फरहाना। बात दरअसल ये है कि आपने कहा कि गोद में बिठाया गया। गोद में तो बिठाया इसलिए नहीं गया कि हमारी 25, 26, 27 साल की जद्दोजहद है, हमारी बहुत लंबी जद्दोजहद है इस पार्टी को खड़ा करने में और उसको यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं एक वर्कर की हैसियत से मुझे मालूम है कि हमने किस तरीके से इस पार्टी को बनाने में इमरान खान के साथ हमने उस किरदार अदा किया। इमरान खान वो शख्सियत है जिस पर हम फ़ख्र इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आप मुझे बताएं कौन है आपके पास, कौन सी ऐसी चॉइस है जो कि आपके मुल्क को आगे लेकर चले। आगे लेकर चलने की तो बात छोड़ें, हम डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम टेक्निकली डिफ़ॉल्टेड हैं, लेकिन अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम बता नहीं रहे कि हम किस हालत में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस हालत में जब पहुंचे हैं तो वो भी तो आप लोग ही गए थे ना IMF के पास, उससे पहले तो महंगाई इतनी नहीं थी। बिल्कुल महंगाई नहीं थी उससे पहले, सिर्फ तहरीके इंसाफ ने महंगाई फैलाई है। आप अगर पीछे से खुदा के लिए थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि अगर 70 सालों में यहाँ तक मुल्क पहुँचा है और आप 3.5 साल 4 साल की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई मुआवजना है? नहीं, मुआवजना नहीं हो सकता मेहर निगार। इनफैक्ट मुआवजने की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इमरान खान ने जो विजन दिया था, इमरान खान ने जो मंशूर दिया था, वो उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले वो काम नहीं करेंगे और बड़े मुख्तलिफ तरीके से मुल्क को चलाएंगे। वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए, इसलिए अवाम सवाल करती है, इसलिए अवाम पूछती है कि आप लोगों ने उन 3 सालों में क्या किया। फरहाना बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी कोई वो नहीं होती, एक्सक्यूज़ नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपका एक सिस्टम इतने बरसों से चल रहा है, तो क्या आपने अभी खुद कहा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होती है जिसको घुमाने से वो चीज़ सही हो जाती है? अगर इमरान खान को पूरे अपने 5 साल मिलते और अगर आप जो उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक लेकर गया है, तो वो 5 साल उसको रहने देते ताकि आपके पास एक पूरा वो मौजूद होता, और अगले जब इलेक्शंस आते हैं वो उसमें आप उसको नाअहल खुद ही हो जाता, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये मुल्क उस नहज पर खड़ा है जिस पर हम इसको यही देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट तो हर हुकूमत को हिला के किया जा रहा है, जमहूरियत को चलने दें। जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सियासी जमातों का काम है। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो वो सब के सब इसमें शामिल हैं। लेकिन जब एक चीज़ का तसलसल होता है तो वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। आप ये बात समझ लें कि अगर इमरान खान की हुकूमत आई तो उसमें क्या आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जो पहले से बेहतर थी? मैं तो जब बात करती हूँ मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मैं इमरान खान को वोट इसलिए दूंगी कि उसने मुझे हेल्थ कार्ड दिया। ठीक है, बस एक हेल्थ कार्ड काफ़ी है सारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल, एक हेल्थ कार्ड काफ़ी नहीं है। 60 साल के बाद आपको द्यामेर भाषा डैम उन्होंने बनाकर शुरू कर दिया। आपके लोगों को उन्होंने सब्सिडीज देकर आपके कोविड के दौरान जिस तरीके से मुल्क को चलाया वो आपके सामने है। अगर दुनिया में वो बात करते हैं कि उसी दौरान में लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं मेहर निगार, आप अगर देखें, अगर आप उन खुदकुशियों को देखते हैं तो वो बहुत अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, किसी की भी जान फालतू नहीं है। लेकिन आप उसके पीछे दूसरे अवामिल भी देख लें। क्या वो इमरान खान की वजह से उसने खुदकुशी की थी? क्या उससे पहले आपने नहीं देखा कि पाकिस्तानी, अगर हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं, आप खुद ये भी इन्होंने कहा कि इसहाक डॉलर, हम डॉलर को लेकर हमने क्या क्या खेल नहीं खेला।
अगर हम आज यहाँ पर हैं तो ये सारी मसनूई तरीके से उन चीज़ों को रखा गया। जब हमारे बजट्स आते हैं तो हम सिर्फ उसकी गेम करते हैं, नंबर गेम्स करते हैं, हम कोई सच्ची बात नहीं करते। तो हमें एक सच्चा तज्जिया करना चाहिए कि 70 साल क्या थे और 3.5 सालों में क्या उनको उस नहज तक लेकर जाया जा सकता था, क्या हम उनको ठीक कर लें एक जादू की छड़ी से। ठीक है मेहरनिगार, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से ये जादू की छड़ी घुमाने की बात कर रही हैं, कहा तो यही गया था, इमरान खान ने कहा था कि मैं एक जादू कर दूंगा, आके मुल्क पे नया पाकिस्तान बना दूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास बड़ी एक एक्सपर्ट टीम है जो आएगी और आके मुल्क की हालात बदल देगी। वो हालात क्यों नहीं बदल सके, अभी क्यों मुकरते हैं इस बात से? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाना, थैंक यू वेरी मच। आपका ये सवाल सर्टनली आई विल टेक इट ऑन, लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने पहला बुनियादी सवाल वो किया था ना कि ये नवाज शरीफ की वापसी है और जब वापस ही इज़ गोइंग टू कम तो पता नहीं क्या से क्या हो जाना है। और नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ वाबस्ता कर ली हैं, इसमें कोई शक नहीं। फाइन, 3 दफ़ा ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट अब सिर्फ ये देख लें कि तीनों दफ़ा उनको हुकूमत से वो निकले या निकाला गया, किस तरीके से एक लिहाज से वो गए। उनके तीनों टेन्योर की अगर आप गवर्नेंस की आप बात करते हैं, उनका ओवरऑल एटीट्यूड देखते हैं, और आप ये कहें जी कि उनके तीनों टेन्योर के अंदर जो जिस तरह की लाकानूनियत, जो कब्ज़ा ग्रुपों के पीछे खड़े होना, मेरा ख्याल है हमें से किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा चलिए, वो तो कलादा चीज़ होगी। नो, आई वुड से कि ना तो अब हम 70s 80s 90s या ओके जी 2010 की शुरू की दहाई के अंदर हैं, नाउ वी आर एक्चुअली इन 2022। ना वो सियासत ऐसी रही है, सियासत के मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जिस तरीके से सियासत को या हमारी यंग जनरेशन को जिस तरीके से आप वॉलेटाइल, जिस तरीके से चार्ज और चेंज इन्वायरमेंट्स के अंदर देखते हैं, इसका तो चंद साल पहले हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एंड सर्टनली इस सारी चीज़ का क्रेडिट मैं आपसे कहूँ ये बिल्कुल पीटीआई को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम बड़े लोग बात करते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के अंदर उसने लोगों को बड़ी ज़ुबान दी है और बड़ा लोगों को अवेयर किया। नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो लोगों के एक्चुअली देखा जाए तो अखलाक तक ख़राब कर दिए हैं। आप अवेयरनेस की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, यस दिस क्रेडिट बेसिकली गोज़ टू द पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं। नो, अब आगे चलें। एक शख्स मैं आपसे ये बताऊं कि जिसका खमीरी झूठ से उठा हो, द वन हु हैड बीन चीटिंग, द वन हु हैड बीन डूइंग करप्ट प्रैक्टिसेस, इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आप मुझे ये बताइए ना कि आपने खुद ही कहा कि वो कौन सी जादू की छड़ी है दैट ही इज़ गोइंग टू कम बैक टू पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो है वो सारा सिलसिला ठीक हो जाना। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वाई इट इज़ सो, पाकिस्तान पर इतनी मुश्किलें आईं पिछले, स्पेशली ओके 4-5 सालों की भी बात करते हैं और स्पेशली पिछले 8 महीनों की बात करें, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पानी आया सिंध के अंदर और फिर बारिशों का, और इवन सदरन पंजाब के अंदर, केपी के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी। आप मुझे ये बताएं कि क्या ओके जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की भी बात करते हैं, जरदारी की भी बात करें और इवन इमरान खान की भी बात करें, क्या इन सब ने अपने ज़ाती एसेट्स में से उन्होंने कहा जी कि नहीं हम लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोगों के लुक आफ्टर करेंगे? नहीं, बिल्कुल किसी ने भी आपने फील किया कि ये तमाम लोग जो हैं, ये पॉलिटिशियंस की मैं बात करता हूँ, ये तमाम लोगों से कटे हुए हैं, इनका कोई ताल्लुक। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ असद साहब के। जिस तरह से अवाम की अगर बात की जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो वो अवाम की तरफ कोई भी बात करती हुई या उनकी फेवर करती हुई नज़र नहीं आती। अवाम की अगर ज़रूरियात की बात की जाए, सहूलियात की बात की जाए, उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बल्कि अपने मफादात को सामने रखा जाता है। अपने मफादात की सियासत करते हुए नज़र आते हैं सियासतदान, बेशक पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई भी हो। जितनी भी जमातें आज इत्तेहाद में नज़र आती हैं वो अपने मफादात की बुनियाद पर इत्तेहाद में हैं, वो अवाम की खातिर नहीं है। अगर पीटीआई की बात करें, पीटीआई हमेशा जब भी जलसे जुलूस करती है, लॉन्ग मार्च करती है, उसने कभी ये नहीं कहा कि हम आवाम के ये मसाइल हल करेंगे। वो हमेशा अपनी हुकूमत छूट जाने का दुख नहीं, यहाँ पर ना ठीक है, यही कहते हैं
कि मुझे क्यों निकाला या मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म कर दी गई, मुझे दोबारा रखें। इमरान खान एक साइड पे उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जैसा बंदा उनको आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी उसी बात से वो मुकरते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं और हमारी सारी उम्मीदें और तवक्कुआत उसी से वाबस्ता हैं। अहमद लतीफ़, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ना अगर आप 1 मिनट दे दें, आप फिर अहमद साहब से ये सवाल पूछिएगा। आपने जो कहा ना कि अच्छा जी महंगाई बड़ी, स्पेशली दो आई बिलोंग टू मुस्लिम लीग क़य्यूम, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, पिछले 3.25 साल का जो टेन्योर था पीटीआई का, मैं आई से वाउच इसके लिए कि मैंने जितना सब्ज़ी, जितना फ्रूट, जितना सस्ती चीज़ें मैंने उन 3.25 सालों में ख़रीदी, स्पेशली सब्ज़ी और फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई के दौर में। बिल्कुल ऐसा मैं कभी नहीं। अच्छा, जो लोग रो रहे थे कि हम रमज़ान में फ्रूट चाट नहीं बना सकते, वो झूठ बोल रहे थे। और देवर दीवान, जिसको आप ये कह सकते हैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये पेड लोग थे। आप मुझे ये बताएं ना, अभी तो प्रॉब्लम है सुई गैस की, एलएनजी की सारी प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल जो है वो 100 अभी तो बिल्कुल ही तबाही फिर गई, अभी तो सब खत्म हो गया ना। से व्हाई इट इज सो, बिकॉज दैट वाज द प्रोपेगेंडा वारफेयर गोइंग ऑन। बिकॉज देखिए ना जी, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है तो भाई टैक्स पेयर का पैसा क्यों दे रहे हैं? अभी उन्होंने 2 अरब दिया ना इसको मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप उनका हाल तो देखें, उनके मुंह से झाग निकलते जब पीटीआई के नाम लेते हैं आप। नो, दैट इज द रीजन आई वुड से कि उसको इन कंपैरिजन आज लेकर आए। देखें ना, हम सारे बात करते थे ओहो जी आटा बड़ा महंगा हो गया, कितना जी 55 रुपए 60 रुपए किलो चला गया, आज 125 रुपए किलो चला गया। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, नोबडी स्पीक्स अबाउट इट दैट वे। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होगी। और मैं आज आपके सामने ये कहता हूं कि हाँ, मैं अब शायद फ्रूट की दुकानों के ऊपर या रेडियो के ऊपर मैं रुकता नहीं हूँ। वाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि नहीं, आई हैव टू बजट माई सेल्फ कि जी मैंने अपने आप को कैसे लेके चलना है। ठीक है सर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अभी अहमद लतीफ़ साहब की तरफ आऊँगी। अहमद लतीफ़ साहब, जो मैंने सवाल किया पहले तो आप उसका जवाब दें, फिर हम महंगाई की तरफ भी बढ़ेंगे कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से महंगाई की बातें नहीं हो रही जिस तरह से पीटीआई के दौर में 2019 में ही शुरू हो गई थी। अच्छा, आप मैं समझता हूँ ये 3-4 पार्टियों की बात कर रही हैं, एक मुसल्लह सियासी पार्टी भी यहाँ मौजूद है जो इन सब पार्टियों के सर पर बैठी है और इनको इस्तेमाल करती है, उसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। और मैं समझता हूँ उसका जिक्र शद्दो मत से होना चाहिए, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर है इस सारी सूरत हाल की। इसकी बर्बादी की वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है और उसको हमारे टैक्स पेयर ने सलामती का किरदार भी दे रखा है। ये एक लंबी दास्तान है, इस पे मैं चाहूँगा आप ये सवाल डिज़ाइन कीजिए, सबसे हम बात करते हैं। तो ये जो महंगाई वगैरह की बात है वो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो सारे लोग हैं इनका मसला तो महंगाई है नहीं, और बिल्कुल सच्ची बात है, ये पेड लोग हैं, ये लफाफे हैं जो बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पर। मेरे नज़दीक मार्केट वैल्यू के मुताबिक इश्तिहारात जारी होने चाहिए, ये रिश्वत के तौर पर इश्तिहारात जारी नहीं होने चाहिए। आपके पास एक मैकेनिज्म मौजूद है, क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाता है। ये जो सोशल मीडिया है सारे का सारा, ये क्यों पैसे देता है आपको? बिल्कुल, वो आपकी शक्ल को नहीं देता, वो आपके व्यूअर्स को पैसे देता है। जितने आप देखे गए, जितने आप सुने गए, उसको वो रातों रात उठा के ले जाता है और कहां से कहां चला जाता है। ये मैं समझता हूं, ओपन कीजिए, ओपन अप, सब चीजें ओपन कर दीजिए। मोहतरमा ने अभी बात की कि हम 22 बरस हमने जद्दोजहद की, क्या किया जी? जद्दोजहद के बाद 2 सीटें, 1 सीट, लेकिन जब थपकी हुई, इशारा हुआ, इशारा-ए अबरू पे उन्होंने अपनी पॉकेट में 25, 30, 40 लोग रखे होते हैं और वो सारे के सारे उनके पपट हैं। जहां चाहते हैं यूं करके छोड़ते हैं, वो फुदकते मेंढकों की तरह वहां जाके बैठ जाते हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक है अहमद लतीफ़ साहब। ये इल्हाक की अगर बात की जाए, या आपने कहा कि उनको कह दिया जाता है आप उस पार्टी में चले जाएं तो वो चले जाते हैं। अभी जो हमारे इक़्तिदार में हुकूमत बैठी हुई है उनके साथ भी तो ऐसे ही हुआ है ना। अभी उनको हुक्म दिया गया कि भाई आप सारी पार्टीज इधर आ जाएं, तो वो सारी इकट्ठी हो गई और अभी उन्होंने हुकूमत बना ली। मेरी बात सेकंड कर रही हैं जी महर निगार, अगर हम लोग असम्बलियाँ तहलील करने की बात करें तो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं? अभी फिर 20 दिसंबर की डेट दे दी, क्यों नहीं तहलील करते? फरहाना, बात जो यहाँ शुरू हुई, भाई ने बात की कि उससे पहले मैंने बोला कि देखें, अगर हम जमहूरियत चाहते हैं या किसी मुल्क में जमहूरियत को आगे लेना चाहते हैं तो खुला छोड़ दें लोगों को। जब हम बात करते हैं कि फॉर द पीपल,
बाय द पीपल, तो फिर उसमें ये है कि अगर हम वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो बेशक मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, तहरीक इंसाफ थी, उनको क्यों वो टाइम नहीं दिया गया और किसने टाइम नहीं दिया, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि जब हम एक चीज़ को लेकर चलते हैं तो हम सीखते हैं और उस सीखने के अमल से हम जाकर कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं। अब हमारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा डिक्टेटेड है, ठीक है। आपने खुद कहा, अब अगर तहरीक इंसाफ लगी हुई है और असेंबली तहलील करने की बात कर रही है तो जाहिर है वो अपना लायामल देखेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे। जैसे क्या सारे लोग एक पेज पे हैं असेंबली तहलील करने के लिए? ये तो सियासतदान ही नहीं है, इसको तो आता ही नहीं है, लेकिन वो वाकई वो सियासतदान नहीं था जो जोड़ तोड़ करता। वो एक जोड़ तोड़ तो की है मेहर निगार, जोड़ तोड़ तो की है। आप लोगों ने भी इक़्तिदार में, आप लोग वैसे नहीं आए थे, आप लोगों ने भी जोड़ तोड़ करके ही हुकूमत संभाली थी। तहरीक इंसाफ की जोड़ तोड़ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है जो बहुत गलत है, अगर तहरीक इंसाफ को भी इस तरह लाया गया था तो बहुत गलत था। किसी और को, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐसे लाया गया था या कैसे लाया गया? ऐसा हम भुगत रहे हैं। ये जो हम आजकल जिन हालात में हैं तो वो हम यही कि हम एक ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है, एक ड्रामे के जरिए चलते हैं। अब अगर इमरान खान असेंबली तहलील करने की बात करते हैं तो परवेज इलाही उनके साथ खड़े हैं, अगर नहीं खड़े तो मार्च की डेट क्यों दे दी उन्होंने? वही जोड़ तोड़ की बात होगी। आपने खुद कहा कि किसी को इधर बिठा दिया जाता है, किसी को उधर। अब यही है कि लाए अमल क्या है, और हमने यही कोशिश करनी है कि जो हमारे हक में बेहतर हो, जो अवाम के हक में बेहतर हो। अभी हम जिन हालात से गुजर रहे हैं हम इनको देखते रहेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म ना होती तो ये चीज़ें ना चलती, क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारी तरक्की एक तरफ चल पड़ी थी। मैं ये नहीं कहूँगी 100% था या 80% था, 50% तो था कि हम एक तरफ चल पड़े थे, लेकिन अगर उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है तो अब ये चीज़, इसको बचाना और इसको लेकर चलना, अगर इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हम जो बेहतर रास्ता होगा हम उसको अपनाएंगे। ठीक है, असद साहब आपकी तरफ आऊँगी। पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करने की बात तो हो रही है लेकिन अभी तक तहलील नहीं हुई। क्या इसमें डिले इस वजह से हो रहा है कि शायद पंजाब में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं समझता हूँ कि क्योंकि बात साथ हम परवेज़ इलाही को भी डिस्कस कर लें या मोनस इलाही को भी, मेरा ख्याल है ये उनके लिए बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड कि जी वो किस साइड पे जाते हैं कि अगले 7-8 महीने के लिए दे वांट टू बी इन पावर, सीएमशिप जो है वो उसको लेके चलना चाहते हैं, आर एल्स फ्यूचरिस्टिकली वो देखते हैं कि अपने आप को उन्होंने कैसे आगे लेके चलना है। मैं आपसे ये भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज अगर 10 सीटें इनके पास मौजूद हैं, ओके, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर 2, 3, 4 सीटें इनकी जो हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर हैं, दिस इज़ ड्यू टू काइंड कर्टसी ऑफ पीटीआई। अगर पीटीआई इस पार्टी के साथ ना होती, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट ना करते, मैं हकीकत आपसे बताऊँ, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो चंद सीटें भी निकाल सकते। तो मैं ये बिलीव ज़रूर करता हूँ कि मैं एक आम आदमी की हैसियत से अगर ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही की ये समझने की बात है कि उनका टाइम तो चलो एक लिहाज से अपनी सियासत उन्होंने कर ली, ट्वाइस ही इज़ नाउ बीन द सीएम ऑफ पंजाब। आफ्टर ऑल उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर चलना है, अपने बेटे को लेकर चलना है, तो उनको एक तो सीरियस डिसीजन एक लिहाज से लेने हैं कि आया वो क्या वाकई इन करप्ट लोगों के साथ चलेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ नून और पीपल्स पार्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी अच्छा ठीक है हम चंद महीने के लिए आगे चल पड़ें। दिस इज़ एक्चुअली उनकी अपनी विजडम की ये बात है, बट आई बिलीव इट इज़ नॉट ओनली पंजाब असम्बली। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चाहे चारों असम्बलियाँ हैं और फिर नेशनल असम्बली की बात करते हैं, हम इसको ख़त्म ना करके हम जितना चीज़ों को डिले कर रहे हैं, इलेक्शंस जो आने वाले हैं उनको डिले कर रहे हैं, वो उतना ही मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रहा है। द रीज़न इज़, आप देखें अपने फॉरेक्स रिजर्व की सिचुएशन को देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बढ़ता हुआ गैप है आप उसको देखें, और फिर यकीन माने आप कि जिस तरीके से पाकिस्तानी बाहर होते थे, दे हैड सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट बेसिकली इन द सिटिंग गवर्नमेंट, और वो पैसे भेजा करते थे, वो पैसे आने लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। दूसरी, आप अगर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, देयर इज़ नो वन, वाई इट इज़ सो, बिकॉज अगर अरबों डॉलर की लोगों की एलसीज रुकी हुई हैं, 2-3 आप गूगल का आपने सुना होगा, एक और कंपनी भी है, इवन एविएशन के जो ड्यूज़ हैं ऑलमोस्ट 600-700 मिलियन जो है वो ये इनका रुका हुआ है।
تو جو فارن انویسٹر ہے جو اس کا جو ٹرسٹ بریک ہوا ہے اس حکومت کے اوپر، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ 8 مہینے چھوڑ یہ 18 مہینے بھی اور حکومت کے اندر رہیں، یہ سچویشن کو کسی صورت امپروو نہیں کر سکتے. اینڈ دا ریزن از یہ بیکاز ان کے اندر نہیں ہے وہ کیپیسٹی جو کہ ایکچولی میں یہ کہوں جی کہ نہیں دے ول بی ایبل ٹو چینج دی سچویشن. بیکاز اگر ایک خزانے کے اندر جب یہ اپریل کے اندر آئے 10 کو اور 22 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے اور آج انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر سے 11-12، کیونکہ آپ اوکے جو دوسرے بینکس ہیں پرائیویٹ بینکس ان کو بھی اگر آپ شامل کرتے ہیں تو اگر 11-12 ارب ڈالر مشکل سے آپ کے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے 10 بلین ڈالر تو انہوں نے کیا کیا، 11-12 نہیں 7 سے 8. یہ تو اسٹیٹ بینک کے ہیں نا، اگر ان کو بھی ملا لیتے ہیں تو آلموسٹ کوئی اتنے بن جاتے ہیں 11-11.5 ارب ڈالر. سو واٹ وی سے ان کے اندر کوئی، آپ دیکھیں نا آپ کا جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے وہ تو آلموسٹ بند ہو گیا ہے. بالکل بند ہے. سیالکوٹ کی بات کریں آپ، فیصل آباد کی بات کریں، گجرالہ کی بات کریں، کراچی کی بات کریں بہت پریشان ہیں. بالکل انہوں نے آتے ساتھ ہی جس طرح کے بیانات دیے، چاہے خواجہ آصف کو بات کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کی، مطلب ایک بالکل گری پڑی قوم کی طرح، جس طرح وی آر ناٹ لائک دیٹ کہ جی نہیں ہم تو اس کے اوپر چل رہے ہیں، ہم تو امریکہ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. مائنڈ یو اس حد تک اگر بجلی کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، گیس کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، پیداواری لاگت جو ہے وہ انڈسٹریز کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کسی صورت کمپیٹ تو کر ہی نہیں سکتے. را مٹیریل آپ کا باہر سے آنا ختم ہو گیا ہے، اور یہ تو سب ساری دنیا کے سامنے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط راہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ لگا رہے ہیں. اور یقین مانیں آپ پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یس آئی کین سے ود دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس، نون کسی کو بھی لے کر آ جائے، نواز شریف کو لے کر آ جائے، میں بھی کوئی ان کے لوگ مر گئے وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، از ویری ڈیفیکلٹ کہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکیں، بیکاز انہوں نے. اسد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ. احمد صاحب الیکشن ڈیلے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اسد صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر اتنے سچے ہیں اور ان کی طرف سے کہا بھی جا رہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، الیکشن ہم کروائیں گے، لیکن کل ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم کا جب دل کرے گا وہ الیکشن کروائیں گے. کیا یہ دل کرنے پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں یا پھر عوام کی بہتری کے لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ یہ دل کی باتیں چھوڑیں، دل ان کا ہے ہی نہیں ہے. اسٹنٹ ڈلوائے انہوں نے، 0 میٹر ہو کے آئے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ملک ہے نا اس میں رولنگ ایلیٹ ہے ایک، اور باقی مزارے ہیں سارے کے سارے. جی بالکل. رولنگ ایلیٹ نے یہ سارا کھیل تماشا جو ہے سارے کا سارا وہ اپنے لیے بنا رکھا ہے، ہمیں صرف استعمال کرتے ہیں. عام آدمی صرف ووٹ ڈالنے کے لیے ہے، ووٹ تک کہتے ہیں عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد عوام تو گئے بھاڑ میں، خواص کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے انداز سے دیکھتے ہیں. ایک اور بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، جناب عمران خان کو اگر 5 سال پورے کرنے دیے جاتے نا تو یہ سچی بات ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے. انہیں جناب باجوہ نے بیل آؤٹ کروایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ بیل آؤٹ نہ کرواتے، عوام اگینسٹ ہو گئی تھی. جی وہ بیل آؤٹ کروا کے اس کھیل تماشے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو کھیل تماشا ہے یہ جاری رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سارے دورانیوں کو پوری طرح، جیسے کہتے ہیں نا سارے آئینی تقاضے پورے کیے جائیں، 1 سال آگے لے جائی جا سکتی ہے وہ لے جائی جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے. تماشا اور کتنی دیر کا ہے، میں سو جاؤں یا جاگوں، یہی کیفیت ہے. یہ تماشا ہے، یہ پتلی تماشا ہے، یہ چلتا رہے گا. عوام پھول بنتے رہیں گے، عوام سادہ لوگ ہیں، وہ دھوکے میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ رولنگ ایلیٹ ہے جو اپنا کام کر رہی ہے، اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہیں، یہ جج ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنل ہیں، رولنگ ایلیٹ ساری کی ساری پیسے کمانے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے پھر اڑ جاتے ہیں. بالکل. یہاں پہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. ایک سائڈ پہ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے خزانہ میں کچھ نہیں، لیکن حکومت میں آنے کے لیے ایڑیاں بھی رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی تعریفیں کرتے ہیں تو کبھی کوئی بیان دیا جاتا ہے، کبھی کوئی بیان دیا جاتا ہے. کل ایک سٹوری بریک کی گئی ہے رؤف کلاسرا کی طرف سے کہ اگر ہم لوگ پاکستانی سفارت خانے کی بات کریں، اس کی بلڈنگ 68 لاکھ ڈالر میں اس کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ بلڈنگ ہے جس پہ 70 لاکھ ڈالر قرضہ لے کے اس کی آرائش کی گئی تھی. تو یہ تو حالات ہیں ہماری حکومتوں کے کہ یہاں پہ آتے ہیں صرف اور صرف اپنا آپ بنانے کے لیے، اپنی نسلیں سنوارنے کے لیے، صرف اور صرف اپنی نسلیں سنوارنے کا سوچتے ہیں، اپنا مستقبل بناتے ہیں. یہاں وہ غریب جو ٹیکس ادا کرتا ہے یا وہ غریب جو 3 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اس پہ احمد صاحب آپ کیا کہیں گے؟
ये मैंने अभी जो अर्ज किया, लुकमा दिया आपको, ये जो जहाज होते हैं ना, जहाज नशई, वो जब इक़्तिदार के नशे में धुत हो जाते हैं और फिर उन्हें अगली डोज की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो अपने बीवी के जेवर, इवन बच्चे तक फरोख्त करते। तो ये जो हो रहा है इस वक्त मेरे नज़दीक, ये सारे इक़्तिदार की मुनशी अशिया के आदी लोग हैं, ये सारे के सारे, और इन्हें कोई परवाह नहीं है। कर्नल साहब ने सही कहा कि सब कुछ हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसे लगे हुए हैं जी। और ये जो सारा धंधा है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उसमें दानश्वर भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, फनकार भी हैं, ये सारे बिके हुए लोग हैं। मैं तो इन पे लानत भेजे। ठीक है मेहर निगर, इमरान खान पहले नए आर्मी चीफ के बड़े खिलाफ थे और फिर अभी कल उन्होंने तारीफ़ भी बहुत की है कि आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं और हमारी तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत उसी से वाबस्ता हैं, जबकि ये वही आसिम मुनीर हैं जिन्होंने इनके दौरे हुकूमत में जब करप्शन को पॉइंट आउट किया था तो उनको DGISI हटा के तो जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया गया था। अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं आपने इनके साथ? उम्मीद कौन सी वाबस्ता करें, क्या करें? बात दरअसल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक ही है। सिस्टम है, ऊपर डंडा है, और यहाँ पर हम पाकिस्तान में जो हमारा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसने हर गवर्नमेंट के हर बंदे के हाथ उसने वो रखे होते हैं, बांधे हुए होते हैं। मेरा तो यही है कि जब तक हम बैठे होंगे और यही हुकूमतें चलती रहेंगी तो हम कभी इसको, मतलब अगर आपने हुकूमत में रहना है तो आपने इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है। ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए तबाकुन है। जब तक हमारे लिए एक आज़ाद, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं आती कि उसके पास पूरी एक ऐसी पावर हो कि नहीं, देखिए हम वाकई एज अवाम के तौर पर अगर हम देखें, सारे माहिर हैं। नहीं, अवाम के तौर पर हम बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं। हमें वाकई अपना दर्द है, अपने बच्चों का दर्द है, अपने मुल्क का दर्द है, और हम इन चीज़ों में से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन हमें शायद हम कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादती भी करते हैं कि अगर एक बंदा एक अच्छा काम करता है तो हम उसको कभी नहीं सराहते, हम उस बात को कभी लेकर आगे नहीं चलते। जैसे हमने सब यही बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान आया तो जो महंगाई का शोर था, जो नाअहली का शोर था, जो नालायकी का शोर था, अब हम जहाँ पर खड़े हैं वो शोर तो क्या, कोई बात सुनने को नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि हम में से कोई भी एक दूसरे के साथ हम दयानतदार नहीं हैं, हम अपने मुल्क के साथ दयानतदार नहीं। ठीक है, हम एक पेज पे नहीं हैं। आपने कहा कि हम में से कोई भी ना दयानतदार है और ना ही एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगी, फिर असद साहब आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान क्यों एक पेज पे नहीं आते? क्यों इन पार्टीज़ के साथ मिलके पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते और क्यों वो दूर हैं? फरहाना, किसके साथ बैठे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए? आपके उन्होंने गोश्त तो नचोड़ लिया, आपकी खून की एक एक बूंद उन्होंने पी ली है। वो अगर उन्हीं चोरों के साथ बैठकर पाकिस्तान को संवारने की बात करेंगे तो क्या ये सियासतदान चोर नहीं है, चोर कोई और है। हम ये सब मिलकर चोर हैं? आप ये कैसे बात कर सकते? नहीं अहमद साहब, हम ये नहीं कह सकते कि चोर कोई और है। सियासतदानों ने एक नानी भी मौजूद है, तो वो चोर बने इन ना। चोरों की एक नानी मौजूद है, उस नानी को मारो यार। अहमद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सियासतदान साथ मिले तो वो नानी भी आगे एक्टिव हुई ना चोरी करने के लिए। छोटे-छोटे मफादात के लिए सियासतदान मिल जाते हैं नानी के साथ। आजकल हम उसकी जिस तनज़्ज़ुली पर खड़े हैं, अखलाकियात की जिस तनज़्ज़ुली पर खड़े हैं, अगर हम देखें आज़म स्वाति साहब के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ के साथ तो जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल दिल को दहलाने वाली चीज़ है। लेकिन जब ये लोगों को डराने के लिए जो जो काम करें, आप यकीन करें, हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की कैंपेन में हैं। एक बंदे से हमने कहा कि आप तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, उन्होंने हमें कहा कि क्या हमने नंगा होना है? अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे तो हमें भी नंगा किया जाएगा। तो ये क्या है? वो खौफ फैलाया जा रहा है। और ये खौफ किस तरीके से फैलाया जा रहा है कि हम दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। हम एक दूसरे के साथ नजरें मिलाने में हम एक दूसरे को देख नहीं सक रहे कि हम किस अखलाकी पस्ती में जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ
पैसा बनाने के लिए, एनआरओज लेने के लिए, और अपनी अगर एक मुल्क में ये कानून बनने जा रहा हो कि 50 करोड़ तक की जो आपने चोरी की है उस पर कोई केस नहीं बन सकता, तो अल्लाह अकबर। पकड़ने का ही तो कहा जा रहा है कि उसी रेफरेंस से उनको नाअहल कर दिया जाएगा। इस पे भी हम बात करेंगे। असद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ तो इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि इदारे और फौज सियासत से दूर रहे, और दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि अदालत और फौज आगे आए और इलेक्शन करवाए। किस हक के साथ और किस हैसियत के साथ वो कहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े और इलेक्शन करवाएं? देखिए ना, 2-3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान पे जितनी भी इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है या उनको टारगेट किया जा रहा है, एक्चुअली वो उन्हीं के बोले हुए जुमले हैं। एंड कभी कभी वो सोचते होंगे कि ऐसा हो सकता है कि जो कुछ वो बोलते रहे वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि आप जो जो उम्र के अंदर बढ़ते हैं, आर फॉर दैट मैटर, जितनी आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है, आपको उतना ही मोहतात रवैये के साथ बातचीत करनी चाहिए। नो, दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम विद इमरान खान कि वो ठीक है, इमोशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, और जब आपने ये सोचें कि आपने आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा बोलना है, तो ज़रूरी नहीं कि दिमाग और ज़ुबान का मिलाप वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। दैट इज़ द वीकनेस एक्चुअली विच इज़ फेसिंग। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल किसी तरह का कोई रोल नहीं था। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट के पास समरी गई, ही डिस्कस्ड विद हिम, उन्होंने कहा जी कि नहीं ठीक है, जो उन्होंने जिस तरीके से डिसाइड किया हुकूमत ने, वाई बिकॉज इट वाज प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सारा कुछ कर दिया। जो दूसरी बात आती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ जितनी अवामी एक सपोर्ट है या क़ुव्वत है, और जिस तरह यंगस्टर्स उनके साथ हैं, ही doesn't have to look towards anybody। अल्लाह की तरफ देखें और अपने ऊपर एतमाद करें। अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को मतलब खाम खा की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर ना लेके जाएं। उनको सिर्फ बहुत एहतियात के साथ अपनी पार्टी को, अपने आप को आगे लेके जाना है। और जो उन्होंने नैरेटिव एक लिहाज से बिल्ड किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी जैसे आप वक्फे में पूछ रहे थे कि इस्लामाबाद किसके पास जाएगा, आई कैन सिंपली से, आप हर दूसरे बंदे से पूछेंगे तो से कि इट इज़ बेसिकली द पीटीआई। ये वो नैरेटिव है, वो उस नैरेटिव की स्ट्रेंथ है जो कि आम लोगों के अंदर, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के अंदर एक लिहाज से चली गई है। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, ही हैज़ टू बी वेरी चूज़ी। उनकी अपनी जो टीम है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जी कि कोई कहाँ से आके मिल रहा है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इन लोगों की इतनी जद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें 25 मई का जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जुल्म के पहाड़ एक्चुअली पीटीआई पे थोड़े इस इंटीरियर मिनिस्टर ने, क्या आप सबकी आंखों से हटे हुए हैं? नो, नॉट एट ऑल। जो भी गवर्नमेंट होती है वो यही काम करते हैं, वो यही काम नहीं। असद साहब नहीं, असद साहब ऐसा ही होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको वो सीन याद होगा जब यहाँ पे वो मिडवाइफ्स आई थी और जब गवर्नमेंट की टीचर्स आई थी, फीमेल्स के साथ पीटीआई के दौर में क्या किया गया था। उनको मारा भी गया था, उनके साथ दस्तदराजी भी की गई थी, उनको खींचा भी गया था सड़कों पे। पॉलिटिकल पार्टी, फिर अगर मैं ये सवाल करेंगे फिर मैं कहूँगा नून लीग वालों ने नाबीना लोगों के साथ क्या थी, ये बिल्कुल नहीं हो। मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी है वो कि अगर इतने लॉन्ग मार्चेस आए, महंगाई मार्चेस नून लीग लेकर आई, पीपल्स पार्टी लेकर आई, इस तरह का रवैया नहीं था जो कि आपने 25 मई को देखा। व्हाट आई से इज़, ये अपनी पार्टी को, अपने लोगों को बहुत एहतियात के साथ संभाल के आगे लेके चलें। इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको मजबूत बाइंडिंग फोर्स के तौर पर रखें, इनको लूज़ ना करें, इनकी कमिटमेंट को अपने साथ जोड़ के रखें और किसी सूरत के अंदर भी पार्टी को लूज़ ना होने दें। अपने इन्हीं के बहुत सारे लोग होंगे जो इधर उधर की बातें फैलाते होंगे। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। 4.25 साल का जो टेन्योर इन्होंने देखा और जिस तरीके से इनके अपने लोगों ने इनको धोखा दिया, इनको अपने अंदर के लोगों से भी बड़ा ख़तरा है। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। इन्होंने बात की ना, तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, यानी इंसाफ वाली पार्टी, बिल्कुल कि इस आगे जो इलेक्शन आता है, जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी शुरू से इनके साथ चले आ रहे हैं, ये उन लोगों को भी अगर ये इलेक्शन के अंदर टिकट देंगे MP MNA का, ये वाकई वो जीत जाएंगे। ये किसी सूरत के अंदर भी इलेक्टेबल्स को आप अपने अंदर एक लिहाज से
ना साथ लेके चले, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को कामयाबी चाहिए तो इलेक्टेबल्स को साथ लेके ना चलें, और इनको करना ये चाहिए कि अपनी ही पार्टी के जो लोग मौजूद हैं वो उनको आगे बढ़ाएं और उनको मौका दें कि वो इनके साथ मिलके पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, अवाम की भलाई के लिए काम करें। अहमद लतीफ़ साहब, आखिरी सवाल और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। तोशाखाना रेफरेंस की बात की जाए, तोशाखाना रेफरेंस की बुनियाद पे कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। क्या ये तोशाखाना रेफरेंस काफ़ी है उसको नाअहल करने के लिए? नहीं, ये तो नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो तोशाखाना है, ये तोशाखाना होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो इसको ओपन ऑक्शन कर दे, जो खरीदना चाहता है वो खरीद ले। ये कोई तरीका नहीं है कि ड्यूटी फ्री गाड़ियां, ये तोशाखाने, ये सस्ती चीज़ें, ये सस्ते प्लाट, ये धंधा अब ख़त्म होना चाहिए। एक और धंधा हमारे यहाँ जो शुरू है ना, वो है वीडियो गर्दी, डाटा गर्दी, डॉलर गर्दी, और गर्दियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि गर्दा गर्दा हो गए हम लोग। मैं समझता हूँ इस गर्दा गर्दी से हमें निकलना होगा, हमें किसी और सतह पे जाके देखना होगा। यस, तहरीक इंसाफ एक पार्टी बन चुकी है। पहले तहरीक इंसाफ के जो मदारुल महाम हैं वो एक शख्सियत थे, और उनके गिर्द जिस तरह भी बनाया गया, ये जो जाहिर है पाकिस्तानी सियासत को सब समझते हैं, जो भी बनाया गया अब वो पार्टी मौजूद है। और अगर वो पार्टी के तौर पर आए और अपने लोगों को, ये जो यहाँ वहाँ के मांगे तांगे के लोग हैं ना, इनको निकाल बार करें। ये बेएतबारे लोग हैं। अब रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इनके होते हुए जनाब कुरैशी जो हैं वो अपनी जो है वो जैसे कहते हैं ना बाकायदी लॉबिंग कर रहे थे, मैं हूं जी मैं हूं। पहले वो हाशमी साहब कहां से उठा के लाए, सारी दुनिया जानती है हाशमी साहब कौन है। मैं समझता हूं कि अब कि हम सियासत नहीं करेंगे तो सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, धंधा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, धंधा नहीं करना चाहिए। महर निगार, ये धंधे कब ख़त्म होंगे और सियासत, सही हकीकी सियासत कब होगी? जब मुल्क की सियासी, और अगर उसकी सियासी सूरत हाल की बात की जाए, माशी सूरत हाल की बात की जाए, आवाम की वेलफेयर की बात की जाए और इकोनॉमी की बात की जाए, उस पर मिल के जब सारे एक पेज पे आएंगे, वो कब वक्त आएगा? वही बात है कि जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है, और हमारी जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्रेडिट भी अपने लीडर को, इमरान खान को देती हूँ कि उसने इतना एजुकेट कर दिया है लोगों को कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। हम क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं तो हम देखते हैं कि एक आम शख्स, एक बच्चा, एक बूढ़ा भी हम जब एक सवाल पूछता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो ये हमारे लिए एक खुश आइंद चीज़ है। क्योंकि अभी तक हमारी अवाम भेड़ बकरियों की तरह चली जा रही थी, जिधर नारा लगता था वो उस तरफ चल जाते थे, इधर से नारा आता था वहाँ चले जाते थे। तो हमारी एक एजुकेशन का अमल शुरू हो चुका है। जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए और जमहूरी हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि हमारी जुडिशरी क्या करती है, हमारी फौज क्या करती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी लोग क्या करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फौज क्यों बार बार आप उनको क्यों कहते हैं? वो क्यों आएंगे? वो इदारे क्यों आए बीच में? इदारे फौज क्यों करवाए इलेक्शन? आते रहे हैं ना, अब भी नहीं निकले ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने छोड़ दी ना सियासत में, उन्होंने इंटरफेयर करना से छोड़ दिया ना। तो अभी भी आप लोग उन्हीं से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वही करवाएंगे। लगाए बैठा, उन्हें कह रहे हैं खुदा दा ना जान छो। हमारा मकसद यही है कि जिस रियासत में जिस डिपार्टमेंट का जो उसका काम है वो उसी को साज है। आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। ठीक है असद महमूद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से ये कह रही हैं कि सबको मिल के काम करना चाहिए, और इमरान खान ही वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आवाम को इस काबिल बनाया कि वो सवाल कर सकें, एजुकेट किया। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इमरान खान ने सिर्फ एजुकेट नहीं किया, उन्होंने लोगों को इश्तियाल अंगेज़ भी बना दिया। सोशल मीडिया पे आप छोटी सी खबर भी अगर पीटीआई के खिलाफ शेयर करते हैं तो पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, वो जूते लेके, गालियां लेके सारे पीछे पड़ जाते हैं कि आपने ये बात की तो की कैसे। यहाँ तक कि लोग सोशल मीडिया पे वो अब लोग नहीं, मेहर आप इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे आप कभी कोई खबर शेयर करके देखें, आपकी माँ बहन एक कर देते हैं ये लोग।
तो आप जो फरहाना प्लीज़ अब इस बात को यूँ ले ले कि जैसे इमरान खान को कहा जाता है कि ये चोर चोर करता है, तो वो कहता है कि मैं चोर को चोर ना बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा। ठीक है, हम में पहले ये चीज़ तो आ जाए, क्योंकि देखें हम अगर जिस माशरे में रह रहे हैं, हम बुराई को बुराई हमने कहना छोड़ दिया है, इसलिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये मरियम नवाज साहिबा ने जो सबकी वीडियोस बनाई हुई हैं और उन्होंने हम जो तो गंदगी कहते हैं वो फैलाई खराब हुई है, हैं, वो गलत हैं, उनके बारे में तो सब कहते हैं कि वो हुकूमतें, वो पार्टी ठीक नहीं है। नहीं कहता। महर सब कहते हैं, बात सिर्फ ये होती है कि पीटीआई ने कहा था कि हम वो काम नहीं करेंगे जो बाकी पार्टीज ने पिछले 70 सालों में किया। असद साहब, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, बात बहुत लंबी हो जाएगी महर अगर हम इस पे मजीद बात करेंगे। क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। असद साहब, आपसे मैंने सवाल किया, आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदतमीज़ी, हुल्लड़बाजी और जितने भी गलत काम थे ये नून लीग लेकर आई है। हमें इसको बिल्कुल हमें सामने लेकर आना चाहिए, हमें उनको पर्दादारी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे मैं सोशल मीडिया को बड़ा इन डिटेल में सारी चीज़ों को मैं एक लिहाज से मैं देखता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली पीटीआई, आप नून के भी, आप पीपल्स पार्टी के भी, जो फ़र्ज़ करें किसी के ऊपर कोई बात करते हैं, मौलवी भी जी पीछे पै जाते हैं, को भी ले लें, दी लैंग्वेज जो इनके फॉलोअर्स यूज़ करते हैं, हम आप बहुत गलत लैंग्वेज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे बताऊं, मैं आज भी ये कहने को तैयार हूं कि जिस तरह की लैंग्वेज मैं समझता हूं कि इमरान खान की फैमिली के बारे में इस्तेमाल करती है, दैट इज़ रियली डिस्गस्टिंग। मैं आपसे बताऊं, यहाँ पर एक ये बुनियादी फ़र्क है। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पर बैठा हूँ इवन एज एनालिस्ट भी, और मैंने वो सारी बातें सामने लेकर आनी है। मैंने अगर सोशल मीडिया को जब मैंने इतना क्लोजली मॉनिटर किया, जिस तरह की लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज अदर दैन पीटीआई के जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, हम आप उसका मौलाना फजल नहीं कर रहमान ने जो पिछले दिनों सकते। किया, आप यकीन करें, मौलाना फजल रहमान ने कमाल ही कर दिया। ये हमें लिहाजा हम ये सिर्फ कहें कि नहीं यार, हाँ कि पीटीआई के लोग कर रहे हैं सारा, नहीं, ये गलत बात होगी। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं यहाँ पे एग्री करूँगा आपसे कि पीटीआई को एक स्टेज आगे जाके कहना चाहिए कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो किसी तरह का नेगेटिविटी नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल किसी तरह का एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा, हाँ, पाबंद कर दे और दलाइल के साथ जी। कायल करेंगे। लेकिन उनको तो कहा जाता है ना, शह दी जाती है उनको कि आपका जो दिल नहीं, वो करता है आप कहते हैं करें बेटा सोशल ये कर मीडिया दो, पे। बेटा जी, किसने कहा शेयर? ये भी आप अजीब बात ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो महर, बीबी मैं बहुत फरमाती थी, क्लोजली बेटा ये जानती कर हूँ दो। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो पीटीआई के साथ नहीं, सोशल वो बीबी मीडिया कहती थी, बेटा जो ये कर चलाते दो। हैं। मैं बहुत क्लोजली उन लोगों को जानती हूँ जो पीटीआई का सोशल मीडिया चलाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। जी बिल्कुल, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महर निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।